Hello everyone, welcome to the channel Ghazala Khan with Psychology Exam. I am going to discuss about June 2023 latest paper part 3. Okay, so आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या डिस्कस करने वाले हैं जून जो पेपर है हमारा 2023 का लेटेस्ट पेपर है ये। इसको आज हम डिस्कस करने वाला है पार्ट 3 में। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस रखे हैं। सो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दें। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन यहाँ पे है एज एन इंडिकेट बाय रिफ्लेक्स अ न्यू बॉर्न बेबी रिस्पॉन्ड टू टच अराउंड द एरिया। मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है जो वो रिफ्लेक्स करता है तो वो कौन कौन से एरिया के अराउंड ही टच करता है या रिस्पॉन्ड करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हेड, नेक एंड माउथ। देन बी ऑप्शन है वैली या फुट या नेक या माउथ। थर्ड है माउथ, कफ एंड हैंड। एंड डी है माउथ, फुट एंड एंड ई है पाम। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है, गेस कीजिए आप लोग भी, इसका है फोर्थ वाला। ओके, कैसे ये फोर्थ वाला? ये वाला क्वेश्चन है इसका फोर्थ वाला कि माउथ एंड फुट एंड पाम, डी और ई। ओके, डी और ई यहाँ पे है राइट आंसर। सो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। सो रिफ्लेक्स क्या है? रिफर टू द सेट ऑफ इननेट एग्जिस्टिंग द बर्थ इनवॉलेंटरी बिहेवियर पैटर्न। जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तब वो रिफ्लेक्स करता है तो वो इनवॉलेंटरी बिहेवियर होती है, अनिच्छा से होते हैं वो बिहेवियर। सो इम्पोर्टेंट इन्फेंट रिफ्लेक्सेस कौन कौन से हैं? ग्रास्पिंग, पहला है ग्रास्पिंग, दूसरा है फुट रिफ्लेक्स एंड थर्ड है हमारा सकिंग रिफ्लेक्स। ओके, सो ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स में क्या है? स्ट्रोंगिंग द पाम ऑफ द बेबी हैंड ऑफ द बेबी टू क्लोज हिज फिंगर इन द ग्रास्प। सो इसमें क्या होता है? ये पाम, ये हथेली होती है, जो हाथ की हथेली होती है, जैसे ही बच्चे के हाँ अब जैसी हथेली रखते हैं बच्चे की उंगलियों पे तो वो ऐसे इस तरह से ग्रास्प करता है, पकड़ता है। ओके, इस तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रास्पिंग रिफ्लेक्सेस। देन दूसरा जो है वो है स्टेपिंग मोशन व्हेन सोल ऑफ फुट टच हार्ड सरफेस। सो ये क्या करते हैं? ये अपने फुट को ये ऐसा करते हैं जैसे कि वो चलना चाह रहा है, स्टेप लेना चाह रहे हो। ओके, सो ये हो जाता है स्टेप रिफ्लेक्सिंग। सो ये फुट से रिलेटेड है, ये पाम से रिलेटेड है। देन थर्ड आता है सकिंग रिफ्लेक्स, सक व्हेन एरिया अराउंड द माउथ इज टच। सो जब हम माउथ मतलब कि कोई चीज सक करते हैं, चूसते हैं, जैसे कि माँ फीड कराती है तो वो माउथ से ही होता है, तो वो माउथ वाला रिफ्लेक्सेस यहाँ पे आता है। ओके, इस वजह से इसका जो सही आंसर है वो क्या था जो हम पहले देखा था? इसका सही आंसर, सो इसका सही आंसर हो जाता है पाम एंड फुट एंड माउथ, जो कि हम पहले देख चुके हैं। ओके, यहाँ पे ये देखिए, ये है माउथ, फुट एंड पाम। ओके, सो इसका ये एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको क्लियर होगा। देन इसके बाद हम देखते हैं, ये है हमारा 12वां क्वेश्चन है ये हमारा। सो इसमें क्या है? ये हमारे रिसर्च से लिया गया है। ओके, रिसर्च से ये लिया गया है। सो इसमें है, सेकेंड, यस, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। पहला है ग्राउंडेड थ्योरी, देन दूसरा है फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च एंड थर्ड है नैरेटिव रिसर्च एंड एथनोग्राफी। ओके, एथनोग्राफी। सो इसका सही आंसर क्या है? ग्राउंडेड थ्योरी क्या बोलती है? यहाँ पे अगर हम मैच करके देखें सो ग्राउंडेड थ्योरी है ड्राइविंग अ जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी थ्रू अ व्यू ऑफ द पार्टिसिपेट ये है। सो पहले का हो जाएगा, इसमें ग्राउंडेड थ्योरी में हम थ्योरी ड्राइव करते हैं एक जनरल एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी से। ओके, सो इसका तीसरा हो जाता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें सो तीसरा यहाँ पे पहले में भी है, देन थर्ड में भी है एंड फोर्थ में भी है। ओके, सो फिर देखते हैं फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्या बोलती है
कि अंडरस्टैंडिंग लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट, जो स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट होते हैं उनकी लिव्ड एक्सपीरियंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं एक फेनोमेनो में रह के। ओके, सो इसका है फेनोमेनोलॉजी का है फोर्थ। देन नैरेटिव का आ जाएगा लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टडी एंड रिलेटेड डेवलप अ क्रोनोलॉजी, मतलब इसमें नैरेटिव में क्या होता है, क्रोनोलॉजी को कंसीडर किया जाता है। ओके, कंसीडर किसको किया जाता है, क्रोनोलॉजी को। तो यहाँ पे ये क्रोनोलॉजी आ जाती है। देन एथनोग्राफी कल्चर की स्टडी होती है। सो यहाँ पे ये है, देखो कल्चर देख के ही एथनोग्राफी को कल्चर पे कर देना है, ठीक। ओके, सो एथनोग्राफी का आ जाता है कल्चर की स्टडी। ओके, सो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा फोर्थ इसका सही आंसर हो जाता है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये वाला हमारा हो जाता है सही आंसर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। सो ये वाली जो जितनी भी ये टाइप दी गई है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च से आई हुई हैं। ओके, एक होता है क्वालिटेटिव रिसर्च, एक होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो क्वालिटेटिव रिसर्च हम यहाँ देखें, so qualitative research is a process of naturalistic inquiry that seek in-depth understand of social phenomena within their a natural setting. Okay, within a natural setting. So qualitative research क्या होती है कि ये naturalistic inquiry होती है। Okay, that seek, जिसमें हम सीख करते हैं, इन डेप्थ में अंडरस्टैंड करते हैं सोशल फेनोमेना को, किसमें, विद इन अ नेचुरल सेटिंग में। तो ये इंडक्टिव होती है, इंडक्टिव और इंपीरिकल होती है। ओके ओके, देन ये हो जाती है नॉन न्यूमेरिकल, मतलब इसमें हम नंबर यूज नहीं करते। लाइक जैसे कि हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू कोई रिसर्च की, देन इंटरव्यू किया कुछ डिफरेंट डिफरेंट पीपल से, जैसे कि एथनोग्राफी में करते हैं हम, कल्चर की स्टडी करते हैं। देन ग्राउंडेड थ्योरी में हम एक थ्योरी जनरेट करते हैं, तब डाटा कलेक्ट के लिए भी हम डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के पास ही जाते हैं। सो ये हमारी हो जाती है क्वालिटेटिव। ये इंपेरिकल है क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होती है। देन इंडक्टिव है क्योंकि ये इंडक्टिव इन नेचर है, ये डिडक्टिव नहीं है, इंडक्टिव है क्योंकि यहाँ पे इन डेप्थ में ही चीजें होती हैं। ओके, सो यहाँ देखें, ये आ जाता है क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द सिस्टमैटिक इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेनोमेना via स्टैटिकल मैथमेटिकल और कंसेप्चुअल टेक्निक। ओके, ये मैथमेटिकल होती है, इसमें हम कंसेप्चुअल टेक्निक इसमें हम यूज करते हैं, और ये मैथमेटिकल ही होती है, स्टैटिकल होती है पूरा। हम ये जो मैथमेटिकल जैसे चीजें होती हैं सॉल्व करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं। ओके, देन इसमें कलेक्शन डाटा, मतलब कलेक्शन होता है, डाटा कलेक्शन होता है पूरे तरह से, फिर स्टैटिकल प्रोसीजर लगाई जाती है। देन हम फिर क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। ओके, फिर हम रिजल्ट निकालते हैं। सो इसमें क्या है, क्वेश्चनायर जैसे हम यूज करते हैं, सर्वे, एज्यूम वर्ल्ड टू बी स्टेबल सो कैन बी मेजर, और ये डिडक्टिव होती है, इंडक्टिव नहीं होती है, ये डिडक्टिव होती है क्योंकि ये लॉजिक पे डिपेंड करती है। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं वन बाय वन कि जो हमारे पेपर में आया था कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, कल एथनोग्राफी क्या है। सो ये सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। सो ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, इज अ रिसर्च मेथड कंसर्न विथ अ जनरेशन ऑफ थ्योरी। इसमें हम जनरेट करते हैं थ्योरी का, विच इज ग्राउंडेड, मीन्स ग्राउंडेड लेवल से हम जनरेट करते हैं इन डाटा दैट हैज बीन सिस्टमेटिकली कनेक्ट एंड एनालाइज। हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा को, एंड ड्राइविंग अ जनरल एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी थ्रू अ व्यू ऑफ द पार्टिसिपेट। और जो भी व्यू है पार्टिसिपेट का, उन्हीं के बेस पे हम थ्योरी से डाटा कलेक्ट करते हैं, देन थ्योरी जनरेट करते हैं। ओके, सो ये इंडक्टिव अप्रोच है, और ये क्वालिटेटिव इन नेचर है, ये अभी आपको याद रखना है। ओके, सो आप यहाँ पे देखिए, फिर से हम देखते हैं यहाँ पे ये ग्राउंडेड थ्योरी क्या बोल रही है, ड्राइविंग अ जनरल एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी थ्रू व्यू ऑफ द पार्टिसिपेट। और यहाँ पे देखिए आप, एंड अ जनरल एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी थ्रू अ व्यू ऑफ द पार्टिसिपेट से ली गई है। देन इसके बाद आता है फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्या बोलता है,
फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्या है? फेनोमेनोलॉजी help us to understand the meaning of pupil lived experience. A small member of the participate means क्या है? जो वहां पे रह रहे हैं, small number of participate, वहां वो जाकर उन्हीं के फेनोमेनोलॉजी में जाके मीन्स उन्हीं के एनवायरमेंट में जाके डाटा कलेक्ट करते हैं. सो फेनोमेनोलॉजी स्टडी एक्सप्लोर व्हाट्स पीपल एक्सपीरियंस एंड फोकस द एक्सपीरियंस ऑफ द फेनोमेना, कि उस जगह के लोग किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किस तरह से उस फेनोमेना को जी रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक कल्चर है, कहीं पे दंगा हुआ, वो एक कल्चर है. अब वहां के बहुत से लोग हैं जो जेल में गए होंगे. ओके, अब उनकी वाइफ से उनके एक्सपीरियंस को स्टडी करना कि वो किस तरह की चीजों को फेस कर रही हैं, तो ये क्या हो जाती है? फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, क्योंकि उन्हीं के फेनोमेनो में जाके हम उनकी ही चीजों को फिर स्टडी करते हैं इन डेप्थ, उनके एक्सपीरियंस को स्टडीज करते हैं. ओके, देन इसके बाद हम देखते हैं नैरेटिव रिसर्च. नैरेटिव रिसर्च क्या होता है? कैन बी डिफाइन एज कलेक्टिंग एंड एनालाइज द अकाउंट पीपल टेल टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंस एंड ऑफर इंटरप्रिटेशंस. सो इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें हो जाता है एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस चलता है कि पहले पास्ट में क्या हुआ, फिर एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है. देन ये इसमें लिटरेचर रिव्यू बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है. ओके, दो चीजें इसमें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं. सो प्रोसेस ऑफ गैदरिंग स्टोरी, जैसे कि स्टोरीज जो है, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं, तब क्या क्या हुआ है उस टाइम, उस प्लेस, उस प्लॉट, उस सीन में क्या क्या हुआ है, वो सारी राइटिंग एंड स्टोरी जो हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या सीक्वेंस में लेके चलते हैं, तो उसको हम नैरेटिव रिसर्च बोलते हैं. ओके, देन इसके बाद आता है लास्ट, एथनोग्राफिक रिसर्च इज यूज टू अंडरस्टैंड कल्चर ऑफ द ग्रुप. मीन्स यहाँ पे हम एक कल्चर की स्टडी करते हैं, एक कम्युनिटी की स्टडी करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं थ्रू अ पार्टिसिपेशन, क्लोज ऑब्जर्वेशन. उसी की क्लोज जाकर ही हम ऑब्जर्व करते हैं किसका? किसी कल्चर. जैसे कि गुज्जू कल्चर जो है, जो जैसे कि पंजाबी कल्चर क्या है, सो इन सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं. किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टडी करना, सो उसको ही ज्वाइन करके फिर हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं. सो ये हो जाती है एथनोग्राफी. अब हम फिर से क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं. सो यहाँ पे देखिए आप, ग्राउंडेड थ्योरी हो गई थी, ड्राइव अ जनरल एब्स्ट्रैक्ट theory through a view of the participate. फिर phenomenology understand lived experience, small number of participate means उन्हीं की जगह पे जाके जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं. देन नैरेटिव में क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाती है. देन एथनोग्राफी में क्या है? कल्चर आ जाता है. ओके, ये कल्चर आ जाते हैं. आई होप अब यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा. अगर नहीं भी आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो. देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सॉरी, यहाँ पे हमने चार्ट के फॉर्म में भी डाला है, या आप रीड भी कर सकते हैं और यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. सो एथनोग्राफी क्या है? एथनोग्राफी है कल्चर की स्टडी. ओके, कल्चर की स्टडी हो जाती है कि एथनोग्राफी अप्रोच कंडक्ट क्वालिटेटिव रिसर्च है. सबसे पहले तो वन अलाउ रिसर्चर इन्वेंटेड हिमसेल्फ और हरसेल्फ नेचुरल सेटिंग ऑफ द सब्जेक्ट. एथनोग्राफी ये रिसर्च, ये कल्चर की स्टडी करता है. देन फेनोमेनोलॉजी क्या है? कि द अप्रोच क्वालिटेटिव ये भी है, स्टडी फेनोमेना मैनिफेस्ट थिंक, स्टडी पर्टिकुलर फेनोमेना को स्टडी कर रही है इन मैनी एंगल, हर एक एंगल से, फैक्ट से, उनकी नॉलेज से उस पूरे फेनोमेना को स्टडी कर रही है. जैसे कि अभी जो नूह में दंगे हुए थे, फॉर एग्जाम्पल जो नूह में अभी दंगे हुए, सो उसकी स्टडी करना है तो वहीं के उसी फेनोमेना में जाना पड़ेगा, उसी एनवायरमेंट में जाना पड़ेगा. जैसे कि रिपोर्टर लोग जाते हैं तो वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, वो उनकी ही एक्सपीरियंस से पता करते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पे. तो ये हो जाता है. देन ग्राउंडेड थ्योरी में क्या है? दिस अप्रोच क्वालिटेटिव, ये भी क्वालिटेटिव है. द रिसर्च डाटा इज टाई इंस्टेंट ड्रॉ अ थ्योरी, इसमें हम थ्योरी ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल बिगनिंग से ही स्टार्ट करते हैं. ओके, एंड डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर हम एक थ्योरी को बिल्डअप कर जाते हैं, एक थ्योरी हम बना देते हैं. देन इसके बाद आता है नैरेटिव रिसर्च. इसमें क्या है? नैरेटिव मीन्स एक नरेट करना है चीजों को. तो इसमें क्या है? वेव टुगेदर सीक्वेंस इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है. ओके, इसमें सीक्वेंस जरूरी है, इवेंट कैसे क्या हुए हैं, यूजली जस्ट और टू इंडिविजुअल टू फॉर्म कोहेंसिव स्टोरी आ जाती है. कंडक्ट इन डेप्थ इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स, थीम और लिटरेचर रिव्यू, ये सारी चीजें आ जाती हैं. अब यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा. अब हम देखते हैं
13वां क्वेश्चन क्या बोलता है ये वाला कि व्हाट इज मीन्ड बाय स्टूप इफेक्ट। अब स्टूप इफेक्ट क्या होता है? सो इसमें है फर्स्ट वाला है द टेंडेंसी टू फोकस ऑन अ सुपरफिशियल फीचर ऑफ द प्रॉब्लम एट हैंड। देन है ऑटोमेटिक ऑफ द रीडिंग प्रोसेस, प्लानिंग बिफोर द एक्टिंग, रोल ऑफ साइलेंस लैंग्वेज। मीन्स कि एक कुछ रोल होता है जो बोलते हैं ना इंग्लिश में, ये साइलेंट है, इसका कुछ ना कुछ ये वर्ड बोल रहा है। सो रोल ऑफ द साइलेंस लैंग्वेज। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा। ओके, ऑटोमेटिक ऑफ द रीडिंग प्रोसेस मींस स्टूप इफेक्ट में क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली रीड कर जाते हैं जो हमारे सामने जो चीज होती है। अब ये कैसी होती है? एक एक्सपेरिमेंट है, ओके, जो कि देखा गया था इनकी अटेंशन और फोकस प्रोसेस क्या है। इन ये स्टूप इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम मेजर करते हैं अटेंशन एंड फोकस कितना है एक इंडिविजुअल का, वो अपने माइंड को कितना कंट्रोल कर सकता है और कितना अटेंशन दे सकता है। ओके, और किस तरह से अब जैसे ही वो अटेंशन देगा, फोकस करेगा, सो ऑटोमेटिकली उसकी रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब ये क्या है, इसको हम डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करें। सो स्टूप इफेक्ट सबसे पहले तो सबसे पहले 1930 में डिस्क्राइब किया गया था। किसने किया था? जॉन रेडी स्टूप ने ही किया था। सो हो सकता है आने वाले एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में दिसंबर की आ जाए कि स्टूप इफेक्ट किसने दिया था, कब दिया था। सो आपको ये याद रखना है। देन इसके बाद देखें, द स्टूप इफेक्ट इज अवर टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टी नेमिंग अ फिजिकल कलर। सो इसमें अगर हम यहाँ पे दिखाएं आपके लिए, यहाँ पे जैसे कि ये कलर है, ओके, ये कलर है। तो आपके लिए ये नेम करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होगी। जैसे कि ये ग्रीन लिखा हुआ है और ग्रीन में ही इसका कलर है, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी इसको रीड करने में। बट इसको रीड करने में आपको डिफिकल्टी होगी। ओके, कि ये लिखा तो रेड है, मतलब वर्ड्स इसके रेड है, बट इसका जो इंक है, इसका ये जो कलर है वो ग्रीन है। तो आपके लिए इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या करना होता है कि जो लिखा हुआ है मीन्स टेक्स्ट को इग्नोर करना है और कलर का नाम बताना होता है इसमें। मीन्स कि यहाँ ये रेड लिखा है, इसको क्या बोलना है, इसको इग्नोर करना है और बताना क्या है कि ये ग्रीन है। तो इस बेस पे ही जैसे ही ये सारी चीजें स्क्रीन पे, ये सारी चीजें स्क्रीन पे चलाते हैं और एक जो सामने एक्सपेरिमेंट होता है वो इस स्क्रीन पे चलाता है और अपने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उस जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ये बताता है। सो इसके बेस पे देखते हैं कि उसकी कितना ज्यादा अटेंशन पावर और फोकस पावर है। ओके, सो यहाँ थोड़ा थियरी देखें इसकी। So the Struve effect is our tendency to experience difficult naming a physical color. मीन्स कि कलर को, जो फिजिकल कलर है उसको डिफिकल्टी होती है एक्सपीरियंस करने में। व्हेन, कब होती है? जब इट इज स्पेल इज द नेमिंग ऑफ डिफरेंट कलर, जब वो डिफरेंट कलर में होता है। सो उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर में हम, सो उसको हम क्या करेंगे, उसके कलर को नहीं बता पाते, उसका हम टेक्स्ट को जल्दी ही पढ़ लेते हैं बट उसका कलर नहीं बता पाएंगे। सो कलर बताने में क्या हो जाती है, डिफिकल्टी हो जाती है। ये स्टूव इफेक्ट है। सो रिफर टू द इंटरफेरेंस दैट, ये इंटरफेरेंस ऑकर होता है व्हेन द कलर ऑफ द वर्ड इंक डिफर फ्रॉम द वर्ड्स इटसेल्फ। जब ये इंटरफेरेंस होती है जब उस वर्ड का कलर कुछ अलग है और वर्ड कुछ और ही बोल रहा है। जैसे कि ग्रीन, ग्रीन कलर है, ग्रीन जो है, ग्रीन कलर जो है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ये ग्रीन कलर जो है, ओके। अब इसको ग्रीन कलर को आपके लिए बताना है कि ये किस में लिखा है, तो ये रेड में लिखा है, बट आप ग्रीन जल्दी पढ़ लोगे बट रेड नहीं बोल पाओगे। सो ये इंटरफेरेंस इसमें होता है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीडिंग प्रोसेस, जब ये रीडिंग प्रोसेस होती है, सो स्टूप इफेक्ट might indicate how automatic reading can be influenced by factor beyond simply recognize word on the page. So जो simply क्या होता है, जो पेज पे जो वर्ड लिखे होते हैं वो ऑटोमेटिकली रीड हो जाते हैं। सो इसको क्या बोलते हैं हम, स्टूव इफेक्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे देखिए, इस वजह से इसका सही आंसर क्या था, ऑटोमेटिक ऑफ द रीडिंग प्रोसेस। कि स्टूव इफेक्ट में क्या होता है, जैसे ही वर्ड आया सो हमने उस टेक्स्ट को तुरंत के तुरंत ऑटोमेटिकली रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, बजाय हम उसका कलर को पहचान पाए। ओके, सो ये हो जाता है ऑटोमेटिक रीडिंग प्रोसेस इन्फ्लुएंस हो जाती है सीधे उस पेज पे के वर्ड को। जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं हम उसके कलर को नहीं इतना ज्यादा कर पाते, सो वो इंटरफेरेंस कर जाता है। जैसे कि यहाँ है एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में। सो ये क्या बोल रहा है,
व्हाट इज स्टूप इफेक्ट क्या है? अ कलर वर्ड इज ग्रीन, जैसे कि ये ग्रीन वर्ड लिखा है, इसको हमने कितनी जल्दी ही पढ़ लिया। अपियर इन द इंक कलर इज रेड, बट ये लिखा किस में है? रेड कलर में। सो द टास्क इज नेम ऑफ कलर ऑफ द इंक ईच टाइम। सो आपके लिए क्या करना है, इसकी इंक मीन्स ये रेड में लिखा है तो रेड बताना है, ना कि ग्रीन पढ़ना है। सो ट्राई इट, जैसे ही ट्राई करते हैं। सो नोट द सेम, समटाइम द टास्क इज टू रीड द वर्ड एंड इग्नोर द कलर। सो हम कलर वर्ड को तो रीड कर जाएंगे, जैसे ये ग्रीन है, बट हम कलर को इग्नोर कर देते हैं। सो ऑल्सो नोट द समटाइम द इंक ऑफ कलर एंड रिटन वर्ड कॉन्ग्यूरेंट एंड समटाइम इनकॉन्ग्यूरेंट। मीन्स कभी कभी ये कॉन्ग्यूरेंट होते हैं और कभी कभी इनकॉन्ग्यूरेंट होते हैं। कॉन्ग्यूरेंट इनकॉन्ग्यूरेंट क्या है? जैसे कि ये कॉन्ग्यूरेंट है कि द वर्ड मीनिंग मैच फॉन्ट कलर, जो वर्ड मीनिंग है वो इनके कलर से भी मैच कर रहा है, सो ये कॉन्ग्यूरेंट है। इनकॉन्ग्यूरेंट क्या है? वर्ड नेमिंग डज नॉट मैच फ्रंट कलर, अब ये कलर से मैच नहीं कर रहा, सो यहाँ पे इंटरफेरेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो जाता। सो द इम्पैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस असिमेट्री, द वर्ड इंटरफेरेंस विथ नेमिंग ऑफ कलर, जो नेमिंग ऑफ कलर है वो इंटरफेरेंस करता है, बट कलर डज नॉट इंटरफेरेंस विथ रीडिंग द वर्ड। बट जो कलर है वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा रीडिंग द वर्ड। मीन्स कि किसी भी कलर, जैसे कि ये ग्रीन है, ये रेड कलर में है, सो हमने इसको जल्दी कर पढ़ लिया, तो ये इंटरफेरेंस उतना नहीं करता है जितना क्या करता है द वर्ड इंटरफेरेंस करता है नेम ऑफ द कलर। मीन्स कि हम वर्ड को पहले पढ़ते हैं, कलर को बाद में देखते हैं। सो हमारा क्या है कि नेम ऑफ द कलर जो है वो इंटरफेरेंस करेगा, कलर इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने देखा था। जैसे कि ये है स्टूमुलस, उन्होंने ग्रीन दिया, ओके। सो यहाँ पे फास्ट रिस्पॉन्स आ गया ग्रीन, क्योंकि ये इसका जो कलर है वो भी ग्रीन है और लिखा भी ग्रीन है, बट यहाँ पे रेड में ग्रीन लिखा है, सो ये स्लोअर रिस्पॉन्स हो जाता है। सो इस बेस पे ही हम फोकस और अटेंशन को मेजर करते हैं कि एक इंडिविजुअल में कितना फोकस कितना अटेंशन है। सो इसको ही स्ट्रूप इफेक्ट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक। देन अब हम देखते हैं 14वां क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे। सो ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ओके। ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से ये क्वेश्चन है, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस से, जो कि डेवलपमेंटल के अंदर आता है, ओके। सो असर्शन क्या बोल रहा है? मोनोजाइगोटिक 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 ट्विंस आर कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विंस। कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस को क्या बोलते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। हु शेयर हाफ ऑफ देयर जीन, ये शेयर करते हैं आधे आधे जीन्स। बोथ मेंबर ऑफ द ट्विंस मे बी मेल और फीमेल, और बोथ मेंबर ऑफ द ट्विंस, जो ट्विंस है या तो मेल या फीमेल हो सकते हैं दोनों। देन इसका रीजन क्या बोल रहा है? डाइजाइगोटिक ट्विंस डेवलप फ्रॉम द टू डिफरेंट एग। अब जो डाइजाइगोटिक ट्विन है वो डेवलप होते हैं दो डिफरेंट एग से, एंड शेयर आ जीन लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, और ये शेयर भी करते हैं जीन लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। सो वन ऑफ द ट्विंस मे बी मेल एंड अदर वन मे बी फीमेल, या तो मेल या फीमेल हो सकते हैं। सो ये इन्होंने दिया, ओके। सो इसका सही आंसर क्या है? अगर हम इसमें सबसे पहले तो आपको ये अलग अलग करके पढ़ना होता है। थोड़ा आपको लगे कि ये एक्सप्लेन कर रहा है, सो इसके बीच में बिकॉज लगाओ, ओके। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विंस। ये गलत है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस को फ्रेटर्नल ट्विंस नहीं बोलते। सो यहीं से ये गलत हो जाता है, यहीं से ये गलत हो जाता है। सो इसका सही आंसर है हमारा फोर्थ वाला इसका सही आंसर है। सो देखते वाला ये देखें, इसका एक्सप्लेनेशन। Sometimes this division, sometimes this division process does work exactly this way, and twins are multiple are the result. So monozygotic twins क्या है? Identical twins है, monozygotic identical है, बट उन्होंने क्वेश्चंस में क्या दिया था? यहाँ पे देखिए आप, मोनोजाइगोटिक ट्विंस फ्रेटर्नल ट्विंस। सो यहीं से ये गलत हो जाता है, ओके। सो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है वो, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, ओके। सो इसमें क्या है? द टू बेबी कम फ्रॉम वन मोनो फैटर्नल एग जाइगोट। जो फैटर्नल एग होता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। सो ये क्या है? मोनो, एक ही एग में होती हैं दो बेबी,
कैसे? द इन्फेंट विल बी सेम सेक्स एंड हैव आइडेंटिकल फीचर्स बिकॉज दे ईच पोसेस द सेम सेट ऑफ 46 क्रोमोसोम इन, ये होती हैं। सो जो मोनोजाइगोटिक ट्विन होती है इन्हें आइडेंटिकल होते हैं और ये बिल्कुल एक से ही होते हैं, बिल्कुल सेम सेम जुड़वा होंगे, बिल्कुल सेम, और ये सेम सेक्स की ही होंगी, या तो बॉयज बॉयज होंगे या गर्ल्स गर्ल्स ही होंगे, और ये इनके 46 क्रोमोसोम बिल्कुल सेम ही होते हैं। देन इसके बाद अगर हम डाइजाइगोटिक ट्विंस को देखें तो इसे कॉमनली क्या बोलते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। ओके, जैसे कि यहाँ देखिए आप यहाँ देखिए आप डाइजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक था, डाइजाइगोटिक ट्विन फ्रॉम, यहाँ पे इन्होंने ये फ्रेटर्नल लिख दिया, बट यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेशन सही है। क्या है ये? कि कॉमनली इसे फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। ऑकर व्हेन टू इंडिविजुअल एग्स सेट फर्टिलाइज बाय द सेपरेट स्पर्म, ये सेपरेट स्पर्म से जनरेट होता है और दो अलग अलग ही एग होते हैं, और रिजल्ट क्या आता है? टू जाइगोट इन द यूट्रस इन द सेम टाइम, दो जाइगोट ही होते हैं यूट्रस में सेम टाइम में। कैसे? यहाँ पे देखिए ये है डाइजाइगोटिक और ये है मोनो, ये है डाई और ये है मोनो। सो इसमें क्या है? डाई में क्या हो जाता है? इसमें दो स्पंप होंगे, दो स्पंप होंगे और ये दो एग होंगे, और ये है स्पम, ये है स्पम, यहाँ से स्पम आया, ये दो एग हैं, इन्हें फर्टिलाइज किया, देन ये जनरेट हो गए, दो 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 फॉर्म में ये जनरेट हो गए, इसलिए इसे डाइजाइगोटिक बोलते हैं। या ये तो मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या है? मोनो में क्या होता है? एक ही स्पम आया और एक ही एग को फर्टिलाइज किया। जाइगोट मीन्स एक ही एग में दो जाइगोट हैं, फिर जाके ये डिवाइड होते हैं। ओके, सो इसमें क्या है? मोनोजाइगोटिक में क्या है? ऑलवेज द सेम सेक्स, इसमें सेम सेक्स ही होंगे, या तो गर्ल्स होंगे या बॉयज ही होंगे, और इसमें अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। ये इसी तरह से ये है, ये डिफर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए डाइजाइगोटिक डिफर करेंगे। सो डाइजाइगोटिक ट्विंस डेवलप फ्रॉम टू डिफरेंट एग, दो डिफरेंट एग से ही ये क्या हो रहे थे? डेवलप हो रहे थे, दो अलग अलग। एंड शेयर अ जीन लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, और ये इनका ये नहीं कि ब्रदर ब्रदर ही हो, सिस्टर सिस्टर ही, ये कुछ भी, दोनों अलग अलग ही हो जाते हैं। वन ऑफ द ट्विंस मे बी मेल एंड अदर में बी फीमेल, कुछ भी हो सकता है। और दो स्पंप आए, दो एग को इन्होंने फर्टिलाइज किया और दो में ये डिवाइड हो गए। सो इसकी ये सही एक्सप्लेनेशन है और इसका एक्सप्लेनेशन गलत है। ओके, इस वजह से ये फोर्थ क्वेश्चन इसका सही हो जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद देखते हैं हम 15वां क्वेश्चन क्या बोलता है। ये हमारे सोशल साइकोलॉजी से आया है। सो ये है कि एफर्ट टू कोप विथ नॉलेज दैट विल डाई इज नोन एज। अब एफर्ट टू कोप विथ नॉलेज दैट विल डाई इज नोन। सो इसमें क्या है? ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि जैसे कि जो होता है कि हम मरना है या डेथ, डेथ का जब फियर हो जाता है या डेथ होता है, तो हम उसको किस तरह से कोप अप करते हैं, उस एफर्ट को क्या बोलते हैं? जैसे कि यहाँ हिंदी में है, यह है ज्ञान कि हम मर जाएंगे का सामना करने का प्रयास कहलाता है। मतलब कि हमारी डेथ होने वाली है या हो जाएगी आने वाले टाइम में, तो इस चीज को जब हम कोप अप करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो हो जाता है टेरर मैनेजमेंट, कि हम अपने टेरर को मैनेज कर रहे हैं। ओके, मतलब कि जो डेथ है उसको हम मैनेज कर रहे हैं, जो डर है, डेथ का जो डर है उसको हम मैनेज कर रहे हैं। सो इसका सही आंसर होता है टेरर मैनेजमेंट। अब वन बाय वन इसको हम एक्सप्लेन करें। सो यहाँ पे है ये क्या है? सोशल कॉग्निशन एरर, और इसको हमने विथ डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल पे भी इसका लेक्चर हमने लिया था। सोशल कॉग्निशन पूरा हमने लेक्चर लिया था कि सोशल कॉग्निशन क्या है, इसमें ह्यूरिस्टिक्स आ जाते हैं, फिर उसमें और भी चीजें आती हैं ह्यूरिस्टिक के टाइप, देन सोशल कॉग्निशन एरर आता है। सो वहां पे जाके आप विथ डिटेल में देखना, यहाँ हम ओवरव्यू दे रहे हैं। सो यहाँ है मैजिकल थिंकिंग। अब मैजिकल थिंकिंग क्या है? थिंकिंग इन्वॉल्व एजम्पशन दैट डोंट होल्ड अप अ रेशनल सिक्योरिटी। इसमें ये थिंकिंग होती है कि हम एजम्पशन होती है कि दैट डोंट होल्ड द रेशनैलिटी, हम एक रेशनैलिटी को होल्ड नहीं कर पाते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द बिलीव दैट थिंग्स दैट रिजेंबल वन अनदर शेयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जैसे कि एक चीज है वो रिजेंबल कर रही है उसकी फंडामेंटल क्वालिटी से। जैसे कि यहाँ पे है ये केक है, ये कॉकरोच वाला केक है। तो यहाँ पे ये रिजेंबल कर रहा है किससे? कॉकरोच से। तो इसकी ये फंडामेंटल क्वालिटी है, इस वजह से हम रिजेंबल कर जाते हैं कि ये कॉकरोच ही होगा, केक पे कॉकरोच होगा।
सो हम उसको नहीं खाते। तो ये हो जाता है मैजिकल थिंकिंग कि द बिलीफ, हमारा एक बिलीफ बन जाता है किसी चीज को लेके कि ये रिजेंबल करती है वन एनदर शेयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टू थिंग रिजेंबल इन एक्सटर्नल अपीयरेंस, when they are similar fundamental property. So the plastic rubber model of snake, lizard and creating a panic among the people. जैसे कि कोई प्लास्टिक रबर हो गया, कोई स्नैक हो गया, लिजर्ड हो गया, कि चाहे वो प्लास्टिक का ही क्यों ना हो, बट हम उसको रियल समझ लेते हो, एकदम से पैनिक कर जाती हैं। तो वो क्या होता है, हमारा मैजिकल थिंकिंग हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि उसमें वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो रियलिटी में होती हैं उस थिंग्स में, उस चीज में। सपोज योर फ्रेंड ऑफर अ चॉकलेट, यू हैव सेव द इंसेस द कॉकरोच। सपोज करो आपका फ्रेंड आपको चॉकलेट ऑफर करता है, उसकी शेप जो है वो कॉकरोच की तरह है, तो आप क्या खाओगे उसको? प्रोबेबली नो, बिकॉज बिकॉज ऑफ दैट यू थिंक रेशनली, आप रेशनली नहीं सोच पाओगे कि ये जो शेप है चॉकलेट का, डोंट डिसाइड द कंटेंट, बट स्टिल यू नॉट बी बिकॉज द मैजिकल थिंकिंग, क्योंकि आप एक रेशनलिटी नहीं वहां पे क्रिएट कर पाओगे कि ये एक चॉकलेट है जो कि कॉकरोच के शेप में, ना कि ये कॉकरोच है कि कॉकरोच की पूरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसमें आ गई है। सो आप ये नहीं सोच पाते, इसको क्या बोलते हैं? मैजिकल थिंकिंग। आई होप क्लियर होगा। वो ये क्यों होती है? क्योंकि लॉ ऑफ कंटिंजेंशन मींस व्हेन टू ऑब्जेक्ट टच दे पास प्रॉपर्टी वन एंड अदर, जैसे कि ये दो है, ये टच कर रही है एक दूसरे की प्रॉपर्टी, और लॉ ऑफ सिमिलरिटी बिल्कुल एक से दिखते हैं, इस वजह से हम सोचते हैं कि ये वही है, सेम है, कॉकरोच ही है। देन इसके बाद हम देखें टेरर मैनेजमेंट, जो कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर था। तो ये डेवलप किसने किया था? सबसे पहले तो ये थियरी है, टेरर मैनेजमेंट एक थियरी है। हो सकता है आगे आ जाए टेरर मैनेजमेंट थियरी किसने प्रपोज किया, किसने डेवलप किया। तो ये किया था जेन टॉम्स एंड सेल्डन सोलोमन ने 1986 में। ये इनके पहले पहले वर्ड ही याद रखने होते हैं। ओके, तो ये क्या है? टेरर मैनेजमेंट थ्योरी इज एन एक्साइटिंग एंड fascinating psychological theory that explore the way in which human manage their fear of morality. So human क्या करते हैं? मैनेज करते हैं अपना फियर, किसके लिए? एक डेथ के लिए, मोर्टालिटी के लिए। ओके, सो टीएमटी मींस टेरर मैनेजमेंट थ्योरी आर्ग्यू करती है कि पीपल हैव नेचुरल एंजाइटी अबाउट डेथ। सो पीपल के अंदर एक नेचुरल एंजाइटी होती है डेथ को लेके, बिकॉज इट समटाइम अनएवॉइडेबल और अननोन, क्योंकि ये हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, वो ये अननोन भी है, कब आएगी नहीं पता। सो दिस एंजाइटी लीड अ डिनाइल। अब यही एंजाइटी जब बढ़ती जाएगी तो हम क्या करेंगे? डिनाइल करेंगे, अवॉइड करेंगे थिंकिंग अबाउट द मोर्टालिटी इश्यूज। सो द टेरर मैनेजमेंट प्रोसेस क्या करता है फिर जब हम अवॉइड करने लगते हैं? सो क्या करता है टेरर मैनेजमेंट प्रोसेस कि विच कॉज पीपल डेवलप कोपिंग स्ट्रेटजी। सो पीपल क्या करता है? डेवलप कर जाता है कोपिंग स्ट्रेटजी सच एज सीकिंग अ सेफ्टी। वो सीख करेगा सेफ्टी उसकी कहाँ है? फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप, अच्छे अच्छे रिलेशनशिप बनाएगा, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस, अपनी सक्सेस की तरफ स्ट्राइव करेगा, संघर्ष करेगा, इन ऑर्डर टू फील सिक्योर एंड मैनेज ऑफ देयर फियर। और वो इस तरह से सिक्योर फील करेगा और अपने फियर को कम करेगा या मैनेज करेगा, जो डेथ के लिए उसका फियर था। सो इस तरह से वो कोपिंग को करता है। होता नहीं है कि कभी कभी जैसे कि ज्यादा बीमार हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाते हैं, तब लोगों को अपने रिलेटिव्स की याद आती है, माँ बाप की याद आती है। उन्हें लगता है कि यही जो एंड में बचे, यही रिलेशनशिप हमारे बहुत अच्छे हैं, तो ये हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो हम उन रिलेशनशिप को और भी ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं। तो ये कैसे होता है? क्योंकि हम कोप अप करती हैं उस डेथ से आखिरी टाइम में। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, आफ्टर बीइंग exposed thought or image related death, pupil are more likely than usual demonstrate greater patriotism, religious devotion that otherwise not be present without a reminder। जैसे कि हमें डेथ की ज्यादा वो मिल रहा है कि दंगा हो रहा है, ज्यादा दंगा हो रहा है, या कहीं पे इमेज दिखाई दे रहा है, या वही वही चीजें चल रही, तब हम क्या करते हैं? एंड में जो एक बंदा होता है, जब उसे कोप अप करना होता है, तो या तो वो बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाता है, देशभक्त हो जाता है। सो वो इस तरह से कोप अप करता है, अपने डर को मैनेज करता है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि टेरर मैनेजमेंट थ्योरी क्या है। देन इसके बाद हम देखें प्लानिंग पॉलिसी, जो कि हमारी ये सारी चीजें हमारी क्वेश्चंस में थी। ये देखिए, ये
सब तो हमने क्या 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 डिस्कस किया, मैजिकल थिंकिंग डिस्कस कर ली, टेरर मैनेजमेंट, अब ये दो रह जाते हैं, इसको भी डिस्कस कर लें जल्दी से। सो यहाँ पे क्या है, प्लानिंग फॉल्स, सिंपली इसमें क्या होता है कि इज अ टेंडेंसी टू मेक ऑप्टिमिस्टिक वाइस, ये क्या एक आशावादी ऑप्टिमिस्टिक वाइस है, रीडिंग अ टाइम एस्टिमेट फॉर अ गिवन टाइम, हम टाइम एस्टिमेट लगाते हैं कि हम इतना टास्क इतने टाइम में कर लेंगे, बट होता क्या है, प्लानिंग फॉल्स इज अ टेंडेंसी टू बिलीव दैट we can do more work in a period of time then actually realistic is possible। तो होता क्या है, हम कहते हैं कि इतना नेट का सिलेबस है और इतना इतना हम इतने इतने में डिवाइड करके पढ़ लेंगे, बट होता क्या है, एंड एंड में पीवाईक्यू छूट ही जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट आपने जो प्लानिंग किया है उसमें पॉलिसी हो गई। हो सकता है बीच में कुछ ऐसी चीजें आ जाए जिसको आपको टाइम देना पड़े, आपके घर में कुछ खराब चीजें हो जाए, कोई बीमार हो जाए, आप खुद बीमार हो जाओ, तो वो सारी चीजें जो प्लान की, ये तो प्लान का हिस्सा नहीं था, बट ये आ गई सिचुएशन, ऐसी आ गई, इस वजह से हमारा वो टास्क पूरा नहीं हो पाता उस गिवन पीरियड में, सो हो जाती है प्लानिंग पॉलिसी। ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एडॉप्ट अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूल बना लेते हैं, कम्पिटेटिव देयर द सिलेबस एग्जाम सिलेबस का, और वो सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, सो उसको हम प्लानिंग पॉलिसी बोलते हैं। देन आ जाता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, इसमें क्या आ जाता है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक इज अ strategy for making judgment on the basis of how easily specific kind of information can be brought to mind, मतलब कि हमारे माइंड में कौन सी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन माइंड में आ रही है जो इजीली हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, कि उसी के बेस पे हम ह्यूरिस्टिक लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसिस्टेंट विद दिस अवेलेबिलिटी प्रिंसिपल, pupil many people fear traveling in airplane more than traveling the automobile even though the chance of dying auto accident are 100 times higher। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे जो प्यूपल्स हैं वो एयरप्लान मतलब फ्लाइट में जाने से डरते हैं, उन्हें लगता है ये क्रैश हो जाएगी, ये ज्यादा क्रैश हो जाती है, बट ये होता क्या है, कार से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, 100 टाइम्स ज्यादा एक्सीडेंट कार से होते हैं बजाय फ्लाइट के। बट ये हमारा इजिली फ्लाइट वाला क्यों माइंड में आया, बिकॉज ऑफ दैट जब कभी फ्लाइट क्रैश हुई होगी तब वो बहुत ज्यादा न्यूज में मीडिया में दिखाई होगी, इस वजह से क्या होता है कि हमारे माइंड में वो सारी चीजें रह जाती हैं। ओके, सो हम उसी बेस पे क्या लगा देते हैं, ह्यूरिस्टिक लगा देते हैं, जैसे कि ये है रिसेंट में वो सारी चीजें हुई होंगी। ओके, रिसेंट में वो सारी चीजें हुई होंगी, सो हम उसको क्या कर जाते हैं, उसको ही हम हमारे वो माइंड में चलती हैं, फ्रीक्वेंट होता है और एक्सट्रीम होता है, उस बेस पे हम उसी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करते हैं, जैसे कि इतनी इंफॉर्मेशन है उसको कंसीडर ना करके हम इतनी सी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे, वो उसी बेस पे हम ह्यूरिस्टिक्स लगा देंगे। ओके, सो ये हो जाता है हमारा अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, कि जो भी हमारे माइंड में इजीली आया उसी बेस पे हमने ह्यूरिस्टिक लगा दिया। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। ये हम आपके आंसर हैं जो इसमें हमने जो भी डिस्कस किया है, सो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, देन थैंक यू सो मच। ये टेलीग्राम चैनल है जो आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हो, और यहाँ पे हम लोग इसकी लिंक भी शेयर करेंगे। सो ये वाला टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, गजाला खान विद साइकोलॉजी एग्जाम। ओके, ये चैनल का नाम है, सो आप इसको ज्वाइन कीजिए, एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, सो आप बेझिझक पूछिए हमसे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी लगे कि हाँ आप लोग हमारी क्लासेस ले रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो हमें। सो आज के लेक्चर में इतना ही, आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।